हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक। वेरी गुड क्लास। आज स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे न्यूटन साहब के थर्ड लॉ को। इसके पहले आपने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पढ़ा, न्यूटन्स आपने सेकंड लॉ पढ़ा। आज हम न्यूटन्स थर्ड लॉ डिस्कस करेंगे। आपको ये बात हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस की कि न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ जो मोशन होता है वो फोर्स को डिफाइन करता है कि फोर्स है क्या, फोर्स कौन सा एक्सटर्नल एजेंट होता है। तो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ये बताता है कि फोर्स वो एक एक्सटर्नल एजेंट है जो किसी बॉडी की स्टेट को चेंज करने के लिए जरूरी होता है। उसके बाद न्यूटन का सेकंड लॉ हमें ये बताता है कि कितने अमाउंट में, कितने मैग्नीट्यूड में हम फोर्स अप्लाई करें किसी बॉडी पर तो उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। तो सेकंड लॉ जो है फोर्स का मेजरमेंट करता है, उसका मैग्नीट्यूड बताता है। अब न्यूटन्स का जो थर्ड लॉ है ये नेचर ऑफ द फोर्स को बताता है। नेचर ऑफ द फोर्स का मतलब ये हो गया कि ये बताता है कि जब भी कोई एक बॉडी दूसरी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करेगी तो दूसरी बॉडी भी पहली बॉडी पर उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करेगी। मीन्स पूरे यूनिवर्स में कोई भी फोर्स अकेला नहीं है, कोई भी फोर्स सिंगल नहीं है। फोर्सेज हमेशा पेयर्स में होते हैं। क्या? फोर्सेज हमेशा पेयर्स में होते हैं। मीन्स फोर्स हमेशा डबल होंगे, सिंगल नहीं होंगे। जब भी कोई एक बॉडी दूसरी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करेगी तो दूसरी बॉडी भी पहली बॉडी पर उतना ही फोर्स इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करेगी। तो न्यूटन्स के थर्ड लॉ में हम नेचर ऑफ द फोर्स के विषय में डिस्कस करेंगे और हमारी डेली लाइफ में ढेर सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि न्यूटन्स थर्ड लॉ पर ही बेस्ड है। जब हम ग्राउंड या जमीन पर चलते हैं तो हम ग्राउंड पर फोर्स अप्लाई करते हैं और ग्राउंड हम पर फोर्स अप्लाई करती है। जब हम किसी बंदूक से फायर करते हैं बुलेट को तो गन बुलेट पर फोर्स अप्लाई करती है, बुलेट गन पर फोर्स अप्लाई करती है। मीन्स डेली लाइफ में ढेर सारी ऐसे एग्जाम्पल हैं जो न्यूटन थर्ड लॉ पर बेस्ड है। तो आज हम न्यूटन थर्ड लॉ की बात करेंगे। इसको हम लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन भी बोलते हैं, इसको हम लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन भी बोलते हैं। और ये हमारी डेली लाइफ का एक हिस्सा है। कहते हैं आप हमें रेस्पेक्ट करोगे तो मैं आपको रेस्पेक्ट करूंगा। वैसे अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करेगी तो दूसरी बॉडी भी पहली बॉडी पर फोर्स अप्लाई करेगी। स्विमिंग न्यूटन थर्ड लॉ पर बेस्ड है, रॉकेट का प्रोपल्शन न्यूटन थर्ड लॉ पर बेस्ड है, ग्राउंड पर चलना न्यूटन थर्ड लॉ पर बेस्ड है, किसी गन से बुलेट का फायर करना न्यूटन थर्ड लॉ पर बेस्ड है। तो डेली लाइफ की कई ऐसी फिनोमिना है जो न्यूटन थर्ड लॉ पर बेस्ड है। तो आइए स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं कि न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है। अभी तक आपने न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ा, सेकंड लॉ पढ़ा, मास पढ़ा, मोमेंटम पढ़ा, इनर्शिया पढ़ा। अब हम न्यूटन्स के थर्ड लॉ को डिस्कस करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से समझना है और फिर फिजिक्स जीनियस बाय डॉक्टर यूके मिश्रा चैनल पर जाकर के अपने फिजिक्स गुरु के सपोर्ट के लिए आपको सब्सक्राइब करना है। चलिए देखिए हम थर्ड लॉ को कैसे एक्सप्लेन करते हैं। हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। देखिए केस 1 आज का टॉपिक है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्या? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो आज का टॉपिक है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हम एग्जांपल ले रहे हैं। केस 1 हमने कंसीडर किया, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, इस पर ये कोई मैन है, ये मैन इस ग्राउंड पर चल रहा है। मीन्स ये ग्राउंड है, ये कोई एक मैन है, ये ग्राउंड पर चल रहा है। जब ये मैन इस ग्राउंड पर चलेगा तो मैन क्या करेगा? ग्राउंड को दबाएगा, प्रेस करेगा। मीन्स मैन ग्राउंड पर फोर्स अप्लाई करेगी और ग्राउंड भी मैन के लेग पर फोर्स अप्लाई करेगी। मीन्स ये मैन ग्राउंड पर फोर्स अप्लाई करेगा, ग्राउंड मैन पर फोर्स अप्लाई करेगा। देखिए हमने इस डायग्राम में शो किया है।
ये है फोर्स ऑन मैन बाय द ग्राउंड। फोर्स ऑन मैन बाय द ग्राउंड, ये किस पर लग रहा है? मैन पर फोर्स लग रहा है। कौन अप्लाई कर रहा है? ग्राउंड अप्लाई कर रही है। तो ग्राउंड इस मैन के फीट पर फोर्स अपवर्ड अप्लाई कर रही। देखिए ये फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में, किस पर है? मैन पर। किसके द्वारा? ग्राउंड के द्वारा। अब आप देखिए ये मैन भी ग्राउंड पर फोर्स अप्लाई कर रहा है। ये फोर्स किस पर है? ग्राउंड पर। किसके द्वारा? मैन के द्वारा। किस डायरेक्शन में है? डाउनवर्ड में है। तो देखिए दो फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं, एक मैन पर अप्लाई कर रहा है, एक मैन पर अप्लाई हो रहा है ग्राउंड के द्वारा। एक ग्राउंड पर एग्जर्ट हो रहा है मैन के द्वारा। दोनों की डायरेक्शन देखिए एक दूसरे के अपोजिट है, और जितना फोर्स ये मैन पर ग्राउंड के द्वारा अप्लाई किया जाएगा उतना ही फोर्स ग्राउंड पर मैन के द्वारा अप्लाई किया जाएगा। दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट होंगे। सपोज कर लो ये 10 न्यूटन होगा तो ये भी 10 न्यूटन होगा। ये अपवर्ड है तो ये डाउनवर्ड है। ये पहला एग्जाम्पल हो गया। इसका मतलब यह हो गया कि जब भी हम ग्राउंड पर चलते हैं, जब भी हम जमीन पर वॉक करते हैं, तो हम जमीन को दबाते हैं, जमीन हमें दबाती है। मीन्स हम ग्राउंड पर फोर्स अप्लाई करते हैं, ग्राउंड हम पर फोर्स अप्लाई करती है। ठीक ना? ये पहला एग्जाम्पल हो गया। चलो हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए ये स्प्रिंग बैलेंस ए है, ये स्प्रिंग बैलेंस बी है, और यहाँ पर हमने यह फोर्स अप्लाई करके इसको हम पुल कर रहे हैं। यह फोर्स अप्लाई करके इसको हम पुल कर रहे हैं। अब जब हम यह फोर्स अप्लाई करके पुल करेंगे तो स्प्रिंग बी स्प्रिंग ए पर फोर्स अप्लाई करेगी, और स्प्रिंग ए स्प्रिंग बी पर फोर्स अप्लाई करेगी। देखिए ये फोर्स है स्प्रिंग ए पर बी के द्वारा, ये फोर्स है स्प्रिंग बी पर ए के द्वारा। देखिए इस फोर्स की डायरेक्शन लेफ्ट साइड में है, इस फोर्स की डायरेक्शन राइट साइड में है। दोनों फोर्स देखिए, दोनों फोर्स इक्वल है, दोनों फोर्स की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट में है। एक फोर्स किस पर लग रहा है? स्प्रिंग ए पर। किसके द्वारा? बी के द्वारा। दूसरा फोर्स किस पर लग रहा है? स्प्रिंग बी पर। किसके द्वारा? ए के द्वारा। तो ये अब आप देखिए टू इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रहे हैं। देखिए जो रीडिंग स्प्रिंग बैलेंस ए में है वही स्प्रिंग बैलेंस बी में है। इसका मतलब ये हो गया कि जब भी एक बॉडी ए देखो बी पर फोर्स अप्लाई कर रही है तो बी ए पर अप्लाई कर रही है। दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल है और अपोजिट डायरेक्शन में है। ये दूसरा एग्जांपल हो गया। चलो हम थर्ड एग्जांपल लेते हैं। अगर कोई मैन जो है किसी गन से बुलेट को फायर करता है धाए से धड़ाम से, तो देखिए क्या होता है। ये कोई एक मैन है, ये कोई एक बुलेट, ये कोई एक गन है। ये मैन इस गन से बुलेट को फायर करता है। ये बुलेट है, ये आपकी बुलेट है, ये आपकी गन है। तो ये गन से जब इस बुलेट को फायर करता है तो गन फोर्स बुलेट पर अप्लाई करती है, बुलेट फोर्स गन पर अप्लाई करती है, और गन फोर्स बुलेट पर अप्लाई करती है तो बुलेट आगे की तरफ जाती है। बुलेट गन पर फोर्स पीछे की ओर अप्लाई करती है तो गन पीछे की ओर हटती है। पीछे हटने को रिकॉइल होना कहते हैं। और इस मैन को भी पीछे की ओर एक जर्क लगता है। अब देखिए ये फोर्स बुलेट पर अप्लाई हो रहा मैन के द्वारा, ये फोर्स गन पर अप्लाई हो रहा बुलेट के द्वारा, ये फोर्स बुलेट पर अप्लाई हो रहा गन के द्वारा, ये फोर्स गन पर अप्लाई हो रहा बुलेट के द्वारा। दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड में है, दोनों डिफरेंट बॉडी पर लग रहे हैं। एक बुलेट पर लग रहा है, एक गन पर अप्लाई हो रहा है। अब चलो एक तीसरा केस देखते हैं। ये कोई एक बुक है, एक टेबल पर रखी हुई है। ये बुक है, ये टेबल पर रखी हुई है। टेबल इसको होल्ड करने के लिए, टेबल इसको रोकने के लिए, होल्ड करने के लिए, देखिए टेबल फोर्स बुक पर अप्लाई कर रही है अपवर्ड। टेबल जो है बुक पर फोर्स अप्लाई कर रही है अपवर्ड, और ये बुक टेबल पर फोर्स अप्लाई कर रही है डाउनवर्ड। तो देखिए दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट हैं। इसी तरीके से जब हम स्विमिंग करते हैं, जब हम तैरते हैं, तो स्विमिंग करते समय हम फोर्स जो है वाटर पर पीछे की तरफ बैकवर्ड लगाते हैं और वाटर हम पर फोर्स आगे की तरफ लगाता है। जब कोई रॉकेट फ्लाई करता है तो रॉकेट में उसका फ्यूल बर्न होता है, वो पीछे की तरफ निकलता है। तो जब उसका फ्यूल बर्न होकर के बैक साइड में निकलता है तो वो फ्यूल रॉकेट पर फोर्स अपवर्ड अप्लाई करता है। तो रॉकेट जो है फ्यूल पर फोर्स डाउनवर्ड अप्लाई करता है और वो फ्यूल रॉकेट पर फोर्स अपवर्ड अप्लाई करता है। इसी तरीके से जब हम किसी नाव से या बोट से उतरते हैं रिवर के कॉर्नर में, तो हम बोट को पीछे की ओर
ओर पुश करते हैं, बोट हमें आगे की ओर पुश करती है। यहाँ पर भी आप एग्जाम्पल देख लीजिए, कोई एक एप्पल है वो नीचे की तरफ गिर रहा है, अर्थ एप्पल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और एप्पल अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जितना फोर्स अर्थ एप्पल पर अप्लाई करती है उतना ही फोर्स एप्पल अर्थ पर अप्लाई करता है। तो ये डेली लाइफ के, अगर आप मेरा कहना नहीं मानोगे, मैं आपको एक स्लैप मारूंगा तो आपको चोट लगेगी, लेकिन हमें भी चोट लगेगी। जब हम जमीन पर चलते हैं तो हम जमीन को दबाते हैं, जमीन हमें भी दबाती है। इन सारे एग्जाम्पल से एक बात बड़ी पक्की हो गई कि कभी एक सिंगल फोर्स नहीं लगेगा, कभी एक सिंगल फोर्स नहीं लगेगा, हमेशा फोर्स पेयर्स में लगेंगे, हमेशा फोर्स पेयर्स में लगेंगे। क्या? पेयर्स में लगेंगे। तो पूरे यूनिवर्स में कोई भी फोर्स सिंगल नहीं एग्जिस्ट करता है, फोर्सेज हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। जब भी कोई एक बॉडी दूसरी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करती है तो दूसरी बॉडी भी पहली बॉडी पर उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करती है। किसी एक को एक्शन कह दो, किसी दूसरे को रिएक्शन कह दो, इसी को हम लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन कहते हैं, इसी को हम लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन कहते हैं। जैसे हम जमीन पर चल रहे हैं तो हम ग्राउंड को दबा रहे हैं, वो एक्शन हो गया, ग्राउंड हमें दबा रही है, वो रिएक्शन हो गया। हम जो है बोट पर से जब उतरते हैं, हम बोट को पीछे की ओर पुश करते हैं, वो एक्शन हो गया। बोट हमें आगे की ओर पुश करती है, ये रिएक्शन हो गया। इसी को लॉ ऑफ एक्शन और रिएक्शन कहते हैं। तो इन सारे एग्जाम्पल में, इन सभी एग्जाम्पल में आपने देखा कि जब भी एक बॉडी दूसरे बॉडी पर फोर्स अप्लाई करती है तो दूसरी बॉडी भी पहली बॉडी पर इक्वल और अपोजिट फोर्स अप्लाई करती है। तो किसी एक को एक्शन, दूसरे को रिएक्शन कहते हैं, इसी को लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन कहते हैं। तो न्यूटन थर्ड लॉ यही है, न्यूटन थर्ड लॉ यही है। ये तो न्यूटन थर्ड लॉ का क्या स्टेटमेंट है? चलो हम स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट है न्यूटन थर्ड लॉ का, टू एवरी एक्शन देयर इज equal and opposite reaction. To every action there is equal and opposite reaction. Means हर एक एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है, हर एक एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये इसका स्टेटमेंट हो गया। चलो हम एक दूसरे एग्जांपल के थ्रू देखें। सपोज करो ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है। अब ए बॉडी बी पर फोर्स अप्लाई कर रही है, तो देखिए ए बॉडी बी पर अप्लाई हो रही है, फोर्स किस पर अप्लाई हो रहा है? बी पर। तो इसको हमने राइट किया है एफ बी ए, फोर्स ऑन बी बाई ए। और बी बॉडी ए पर फोर्स अप्लाई कर रही है, इसको हमने राइट किया है एफ ए बी। क्या? एफ ए बी, फोर्स ऑन ए बाई बी, फोर्स ऑन ए बाई बी। दोनों देखिए एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है और दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड में है। अगर ये 10 न्यूटन है तो ये भी 10 न्यूटन होगा, ये 5 न्यूटन होगा तो ये भी 5 न्यूटन होगा, ये राइट में होगा तो ये लेफ्ट में होगा। इसका मतलब हो गया कि जब भी कोई बॉडी ए किसी बॉडी बी पर फोर्स अप्लाई करती है तो बी बॉडी भी ए बॉडी पर उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करती है। किसी एक को एक्शन और किसी दूसरे को रिएक्शन कह सकते हैं, इसी को लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन कहते हैं। तो कैसे डिफाइन करेंगे? इफ अ बॉडी ए एक्सर्ट्स अ फोर्स एफ ऑन बॉडी बी, इसका मतलब जब भी कोई बॉडी ए किसी बॉडी बी पर फोर्स एक्सर्ट्स करती है, द बॉडी बी आल्सो एक्सर्ट्स अ फोर्स माइनस एफ ऑन ए, द बॉडी बी आल्सो एक्सर्ट्स अ फोर्स माइनस एफ ऑन ए। इसका मतलब माइनस का मतलब हो गया कि अपोजिट डायरेक्शन में, माइनस का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब जब भी कोई बॉडी ए बॉडी बी पर फोर्स अप्लाई करती है तो बॉडी बी भी बॉडी ए पर फोर्स अप्लाई करती है, ठीक ना? किसी एक को एक्शन, किसी दूसरे को रिएक्शन कहते हैं, इसी को लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन कहते हैं। तो ये हो गया न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो डेली लाइफ की जितनी भी ढेर सारी ऐसी फिनोमिना है जो न्यूटन्स के थर्ड लॉ पर बेस्ड है। देखिए अब इन दोनों के मॉड एफ ए बी इक्वल टू मॉड एफ बी ए। मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड, मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड। जैसे हमने कहा 10 न्यूटन नॉर्थ, तो इसमें 10 न्यूटन मैग्नीट्यूड हो गया। तो जितना फोर्स ए का बी पर है उतना ही फोर्स बी का ए पर है, और दोनों की देखिए डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है।
तो एक्शन और रिएक्शन में कुछ बातें इंपॉर्टेंट हैं जो हमें नोट कर लेनी है और उसको हमें लर्न रखना है। चलो देखें मेमोरी पॉइंट में ये क्या है। मेमोरी पॉइंट में कुछ बातें हमने आपको बताई है। पहला पॉइंट देखिए, both the forces are equal in magnitude but opposite in direction. Both the forces are equal in magnitude but opposite in direction. इसका मतलब क्या हुआ कि जितना फोर्स एक बॉडी ए बॉडी बी पर अप्लाई करेगी उतने ही मैग्नीट्यूड का फोर्स बॉडी बी ए पर अप्लाई करेगी। अगर ए बॉडी बी पर 10 न्यूटन अप्लाई कर रही है तो बी बॉडी भी ए पर 10 न्यूटन अप्लाई करेगी। हाँ, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी। अगर एक की डायरेक्शन राइट होगी तो दूसरे की लेफ्ट होगी, एक की अपवर्ड होगी तो दूसरे की डाउनवर्ड होगी, एक की ईस्ट होगी तो दूसरे की वेस्ट होगी, एक की नॉर्थ होगी तो दूसरे की साउथ होगी। तो मीन्स एक्शन और रिएक्शन में दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट होते हैं। डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं, मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं। दूसरा पॉइंट है, बोथ फोर्सेज ऑलवेज एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडी नॉट ऑन द सेम बॉडी। एक्शन और रिएक्शन में दोनों फोर्स कभी सेम बॉडी पर नहीं एक्ट करते हैं। देखिए इस एग्जांपल में ये फोर्स अप्लाई हो रहा मैन पर ग्राउंड के द्वारा, तो ये ग्राउंड पर अप्लाई हो रहा मैन के द्वारा। देखिए डिफरेंट बॉडी पर है ना, सेम बॉडी पर नहीं है। ये फोर्स स्प्रिंग ए पर अप्लाई हो रहा बी के द्वारा, तो ये फोर्स बी पर अप्लाई हो रहा है ए के द्वारा। देखिए डिफरेंट बॉडी पर है। ये फोर्स गन पर अप्लाई हो रहा है बुलेट के द्वारा, तो ये फोर्स बुलेट पर गन के द्वारा अप्लाई हो रहा है। देखिए डिफरेंट बॉडी पर है। ये फोर्स टेबल पर बुक के द्वारा अप्लाई हो रहा है, तो ये बुक पर टेबल के द्वारा अप्लाई हो रहा है। तो एक्शन और रिएक्शन में कभी भी वो दोनों फोर्स सेम बॉडी पर नहीं एक्ट करते हैं, ऑलवेज डिफरेंट बॉडी पर एक्ट करते हैं। तो बोथ आर ऑलवेज एक्ट्स ऑन द डिफरेंट बॉडी नॉट ऑन द सेम बॉडी। एक्शन और रिएक्शन कभी सेम बॉडी पर एक्ट नहीं करते हैं। अगला, बोथ फोर्सेज आर ऑफ द सेम नेचर। बोथ फोर्सेज आर ऑफ द सेम नेचर। दोनों फोर्स सेम नेचर के होना चाहिए। क्या? दोनों फोर्स सेम नेचर का होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक्शन फोर्स, अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स हो तो ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स हो, ये इलेक्ट्रिक फोर्स हो तो ये भी इलेक्ट्रिक फोर्स हो, ये मैग्नेटिक फोर्स हो तो ये भी मैग्नेटिक फोर्स हो। मीन्स दोनों फोर्सेज एक ही जैसे होना चाहिए। अगर एक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स है तो रिएक्शन भी ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। अगर एक्शन इलेक्ट्रिक फोर्स है तो रिएक्शन भी इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। अगर एक्शन मैग्नेटिक फोर्स है तो रिएक्शन भी मैग्नेटिक फोर्स होगा। मींस दोनों फोर्सेज जो हैं वो सेम नेचर के होंगे। दोनों फोर्सेज जो हैं वो सेम नेचर के होंगे। क्या होंगे? सेम नेचर के होंगे। अब अगला पॉइंट क्या है? बोथ फोर्सेज डू नॉट कैंसल टू ईच अदर। बोथ फोर्सेज डू नॉट कैंसल टू ईच अदर। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे सपोज कर लो आप मुझे 10 न्यूटन से लेफ्ट में खींचो और कोई हमें 10 न्यूटन से राइट में खींचे, तो हम पर नेट फोर्स कितना होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। रीजन क्या है कि दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ये बैलेंस्ड फोर्सेज हैं। लेकिन अगर आप मुझे 10 न्यूटन से खींचो, मैं आपको 10 न्यूटन से खींचूं, तो ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे ना, क्योंकि ये डिफरेंट बॉडी पर एक्ट करते हैं। तो जब भी सेम बॉडी पर टू इक्वल और अपोजिट फोर्स एक्ट करते हैं तब वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। लेकिन अगर डिफरेंट बॉडी पर इक्वल फोर्स और अपोजिट लग रहे हैं तो वो कभी एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। तो एक्शन और रिएक्शन दोनों फोर्सेज एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते हैं, क्योंकि कैंसिल वही फोर्सेज करते हैं जो सेम बॉडी पर एक्ट करते हैं। तो ये कभी बैलेंस्ड फोर्स नहीं होते हैं। अगला पॉइंट है, बोथ आर मेजर्ड एट द सेम टाइम। बोथ आर मेजर्ड एट द सेम टाइम। इसका मतलब हो गया जिस समय आप इस फोर्स को मेजर करोगे उसी समय इस फोर्स को मेजर करोगे। ऐसा नहीं कि अभी आपने इसको मेजर किया फिर थोड़ी देर बाद इसको मेजर करोगे। जिस समय आप फोर्स बुलेट पर गन के द्वारा मेजर करोगे उसी समय आपको जो है गन पर बुलेट के द्वारा मेजर करना है। मींस एक्शन और रिएक्शन दोनों को एक ही साथ मेजर करना है, एक ही साथ देखना कि कितने न्यूटन है। अलग अलग टाइम पर नहीं मेजर करना है। ऐसा नहीं कि अभी आपने एक्शन मेजर कर लिया फिर बाद में रिएक्शन मेजर किया। मींस अभी मैंने जमीन को दबाया तो आपने मेजर कर लिया कितने न्यूटन है, 1 घंटे बाद आपने जमीन हम पर कितना अप्लाई कर रही है ये मेजर करेंगे। नहीं, एक्शन और रिएक्शन दोनों को एक ही टाइम पर मेजर करना है, एक ही साथ मेजर करना है। अगला है, एनी वन में बी कॉल्ड एक्शन एंड अनदर इज कॉल्ड रिएक्शन। मतलब अब आप
इसको एक्शन कह दोगे तो ये रिएक्शन हो जाएगा, ये रिएक्शन कह दोगे तो ये एक्शन हो जाएगा। अगर आप इसको एक्शन कहोगे तो ये रिएक्शन हो जाएगा, ये रिएक्शन कहोगे तो ये एक्शन हो जाएगा। इसको अगर आप एक्शन कहोगे तो ये रिएक्शन हो जाएगा, इसको एक्शन कहोगे तो ये रिएक्शन हो जाएगा। मतलब दो फोर्सेज जो लग रहे हैं उनमें किसी को आप एक्शन कह सकते हो, दूसरे को रिएक्शन कह सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि अगर हम जमीन पर चल रहे हैं तो हम जमीन को जो ग्राउंड पर जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसको एक्शन कहें, ग्राउंड हम पर जो अप्लाई कहे वो रिएक्शन कहें। हम हो सकता हम कह दें ग्राउंड जो हम पर अप्लाई कर रहे हैं वो एक्शन हो गया और हम जो ग्राउंड पर अप्लाई कर रहे हैं वो रिएक्शन हो गया। तो दोनों फोर्सेज में से किसी को आप एक्शन कह सकते हो, किसी दूसरे को रिएक्शन कह सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि किसको एक्शन कहें किसको रिएक्शन कहें, ये बात ध्यान रखना। अगली बात है एक्शन एंड रिएक्शन। एक्शन देयर इज नो काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। क्या देयर इज नो काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप? इसका मतलब क्या हुआ? ये मत सोचना कि एक्शन की वजह से रिएक्शन प्रोड्यूस होता है, मतलब आप जमीन को दबाओगे तब आपको जमीन दबाएगी, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक ना। मतलब आप चाहे दबाओ चाहे ना दबाओ, आप चाहे ग्राउंड पर फोर्स अप्लाई करो चाहे नहीं, ग्राउंड तो आप पर करेगी, आप भी ग्राउंड पर करोगे। ऐसे यहाँ पर ये स्प्रिंग इस पर अप्लाई करेगी, ये इस पर अप्लाई करेगी। ऐसा नहीं है कि स्प्रिंग बी ने ए पर अप्लाई किया इसलिए ए ने बी पर अप्लाई किया। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि गन ने बुलेट पर फोर्स अप्लाई किया इसलिए बुलेट ने गन पर अप्लाई किया। मतलब कभी ये ना सोचना कि एक्शन की वजह से रिएक्शन प्रोड्यूस होता है। एक्शन और रिएक्शन दोनों अपने आप साथ साथ प्रोड्यूस होते हैं। रिएक्शन का कारण एक्शन नहीं है, रीजन नहीं है, ठीक ना। तो अपने माइंड में ये मत सोचना कि अर्थ जो है वो एप्पल को अट्रैक्ट कर रही इसलिए एप्पल अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है। नहीं, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। मतलब एक्शन और रिएक्शन दोनों एक ही साथ जो है एक्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक्शन की वजह से रिएक्शन प्रोड्यूस होता है, ये बात आप ध्यान रखना। एक बात और, जब भी हम किसी बॉडी की स्टडी करेंगे तो जिस बॉडी की स्टडी करेंगे उसी पर लगने वाले फोर्सेस को लेंगे। जैसे आप ए बॉडी की स्टडी करोगे तो ए बॉडी पर जो फोर्सेज अप्लाई हो रहा है उसे आप कंसीडर करोगे या फिर बी। अगर आप केवल बी बॉडी की स्टडी करोगे तो बी बॉडी पर लगने वाले फोर्सेज को कंसीडर करोगे। तो जिस समय जिस बॉडी की स्टडी करोगे उसी पर लगने वाले फोर्सेज को आपको कंसीडर करना है। तो ये रहा न्यूटन्स का थर्ड लॉ, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। तो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ डिफाइन करता है फोर्स को की डिफिनेशन क्वालिटेटिवली या थ्योरेटिकली बताता है। न्यूटन का सेकंड लॉ फोर्स को मेजर करता है न्यूमेरिकली। न्यूटन्स का थर्ड लॉ नेचर ऑफ द फोर्स बताता है। ओके, और पूरे यूनिवर्स में लगभग जितनी घटनाएं हैं, जितनी फिनोमेना है, सब में थर्ड लॉ होल्ड करता है। हाँ, एक बात और बता दूं, ये एक्शन और रिएक्शन जनरली दोनों बॉडी के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलांग एक्ट करते हैं। ये एक्शन और रिएक्शन दोनों बॉडी को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलांग एक्ट करते हैं। मतलब अगर इन दोनों के सेंटर हैं तो इस लाइन के अलांग ये दोनों बॉडी फोर्सेज एक्ट करेंगे। ओके, अब हम देख लें कि न्यूटन्स के थर्ड लॉ पर एग्जाम्पल कौन कौन से बेस्ड हैं। चलो हम एक एक एग्जाम्पल बताते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारे इस स्प्रिंग का हो गया कि जितने फोर्स से स्प्रिंग बी स्प्रिंग ए को पुल करेगी उतने ही फोर्स से स्प्रिंग ए बी को पुल करेगी। जो रीडिंग इसकी होगी वही रीडिंग इसकी होगी। ये एक्शन एंड रिएक्शन का एग्जांपल है। जब कोई मैन ग्राउंड पर वॉक करता है, चलता है, तो जितना फोर्स वो ग्राउंड पर अप्लाई करता है मैन, उतना ही फोर्स उसके ग्राउंड मैन पर अप्लाई करती है। ये एक्शन रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। जब कोई मैन एक गन से एक बुलेट को फायर करता है तो जितना फोर्स गन बुलेट पर अप्लाई करती है उतना फोर्स बुलेट गन पर अप्लाई करती है। अगला, जब कोई बुक किसी टेबल पर रखी होती है तो जितना फोर्स बुक टेबल पर अप्लाई करती है उतना ही फोर्स टेबल बुक पर अप्लाई करती है। यहाँ पर अगर ये बॉडी ए है, जितना बॉडी ए बी पर फोर्स अप्लाई करती है उतना ही बॉडी बी ए पर फोर्स अप्लाई करती है। जब कोई रॉकेट का प्रोपल्शन होता है तो उसमें से जो फ्यूल है बर्न होकर के निकलता है, तो जितना फोर्स वो फ्यूल उस रॉकेट पर अप्लाई करता है उतना
रॉकेट उस फ्यूल पर अप्लाई करता है। जब हम स्विमिंग करते हैं तो हम जितना फोर्स वाटर पर अप्लाई करते हैं उतना फोर्स वाटर हम पर अप्लाई करता है। इसी तरीके से जब हम किसी नदी के किनारे ऑन द बैंक ऑफ द रिवर नाव से उतरते हैं, बोट से जंप करते हैं, तो जितना फोर्स से हम बोट को पीछे की ओर पुश करते हैं उतने ही फोर्स से बोट हमें पुश करती है। और अगर हम एक यहाँ पर वायर, एक हम यहाँ पर थ्रेड ले लें, उसमें एक बैलून जो है इन्फ्लेटेड करके बांध दें, उसके एयर को निकाल दें, तो जिधर एयर निकलेगी उसके अपोजिट में बैलून भागेगा। ये न्यूटन थर्ड लॉ पर बेस्ड है। तो आपके डेली लाइफ की ये तमाम ऐसी इवेंट्स हैं जो कि आपके न्यूटन थर्ड लॉ पर बेस्ड है। क्या है? न्यूटन थर्ड लॉ पर बेस्ड है डेली लाइफ की। तो इसको आपको याद रखना है। हाँ, एक बात और बता दें, एक बात ध्यान रखना कि ये दोनों फोर्सेस तो इक्वल होते हैं, ठीक ना। अगर ये 10 न्यूटन होगा तो ये भी 10 न्यूटन होगा, लेकिन दोनों के एक्सेलरेशन सेम नहीं होंगे। क्या? एक्सेलरेशन सेम नहीं होंगे। उसका रीजन मैं बता दूं। देखिए, एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन मास। एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन मास। तो जिसका मास ज्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन कम होगा, जिसका मास कम होगा उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। ठीक। अब अगर हम ये कहें कि ये आपकी अर्थ है, ये आपकी अर्थ है, अगर हम ये कहें ये आपकी अर्थ है, ये आपकी अर्थ है, और ये एक एप्पल है, ये एक एप्पल है, ये एक एप्पल है, तो जितना फोर्स एप्पल पर अर्थ अप्लाई कर रही है, जितना फोर्स एप्पल पर अर्थ अप्लाई कर रही है उतना ही फोर्स एप्पल अर्थ पर अप्लाई कर रहा है, उतना ही फोर्स एप्पल अर्थ पर अप्लाई कर रहा है। दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल अपोजिट है। मीन्स अर्थ जितने फोर्स से एप्पल को अपनी ओर खींच रही है उतने ही फोर्स से एप्पल अर्थ को अपनी ओर खींच रहा है। लेकिन अर्थ तो अपनी ही जगह पर रहेगी, लेकिन एप्पल यहाँ पर आकर के अर्थ पर गिर जाएगा। उसका कारण क्या है कि देखिए, एप्पल का मास बहुत कम होगा तो एप्पल का एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा होगा, और अर्थ का मास बहुत ज्यादा है तो अर्थ का एक्सेलरेशन 0 होगा, तो अर्थ अपनी जगह पर ही रहेगी। ठीक ना। तो जब भी न्यूटन थर्ड लॉ हम स्टडी करते हैं तो थर्ड लॉ में दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट होते हैं, लेकिन जिन बॉडी पर ये एक्ट करते हैं उनके एक्सेलरेशन सेम नहीं होंगे। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर ये गन बुलेट पर फोर्स अप्लाई कर रही है, बुलेट गन पर फोर्स अप्लाई कर रही है, तो फोर्स तो दोनों की इक्वल होंगे। अगर ये 10 न्यूटन है, ये भी 10 न्यूटन है, लेकिन बुलेट का मास बहुत कम है तो इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी, इसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। लेकिन गन का मास ज्यादा है तो गन का एक्सेलरेशन कम होगा, गन कम एक्सेलरेशन से पीछे की ओर जाएगी। तो फोर्स तो इक्वल और अपोजिट होते हैं, लेकिन एक्सेलरेशन सेम नहीं होते हैं, एक्सेलरेशन डिफरेंट होते हैं। एक्सेलरेशन इस बात पर डिपेंड करेगा कौन बॉडी हैवियर है, कौन लाइटर है। जो हैवी बॉडी होगी उसका एक्सेलरेशन कम होगा, जो लाइट बॉडी होगी उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि एक्सेलरेशन दोनों के सेम नहीं होते हैं। तो ये रहा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्या? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और न्यूटन्स के सेकंड लॉ से ही हम फर्स्ट लॉ को भी डिराइव कर सकते हैं, सेकंड लॉ को भी डिराइव कर सकते हैं। इसलिए सेकंड लॉ को रियल लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं? रियल लॉ कहते हैं। अब आप इस वीडियो को जाके ध्यान से आप सुनेंगे, क्योंकि यही 11th में आप पढ़ेंगे, IIT में भी यही आएगा, मेडिकल में यही आएगा, नीट में यही आएगा, आर्मी ऑफिसर जो बनेंगे उसमें यही आएगा, NDA एग्जाम में यही आएगा, NTSC एग्जाम में ही आएगा, सभी एग्जाम में आएगा। तो आप ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, अच्छे स्टूडेंट हो, इस वीडियो लेक्चर को आप ध्यान से सुनेंगे और फिर जो बात ना समझ में आए फिर आप उसको पूछेंगे, और चैनल पर जा करके आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे ना, प्रॉमिस। ओके। तो मुझे पता लगेगा कि हमारे स्टूडेंट्स कितने सीरियस होकर के अच्छे से वीडियो लेक्चर को सुनते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, और वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के एग्जाम्पल क्या है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।